Okay, so welcome guys again in my channel भक्ति मेडिको होम्यो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स ऑफ ब्रोंकिएक्टासिस। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ भी नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी जहां से आप नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ब्रोंकिएक्टासिस। फर्स्ट मेडिसिन इज़ पल्साटिला। हम हर मेडिसिन में उसके क्लिनिकल इंडिकेशन, उसके मेंटल सिम्टम्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसकी जनरल मोडालिटीज़ के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन इज़ पल्साटिला, वेरी वेल नॉन रेमेडी है। आप सबको इसके बहुत सारे सिम्टम्स तो पता ही होंगे। देख लेते हैं क्या है। क्लिनिकल इंडिकेशन बोरिक में से लिया है। कैप्रिसियस हॉर्जिनेस कम्स एंड गो। कैप्रिशियस का मीनिंग ये है कि वो हॉर्जिनेस कंटिन्यू नहीं रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी आती है, कभी जाती है। क्योंकि पल्साटिला इज़ वेल नोन रेमेडी फॉर चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम। तो यहाँ पे कोई भी सिम्टम कंटिन्यूअस सेम इंटेंसिटी में नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले लिखा है कैप्रिशियस हॉर्जिनेस कम्स एंड गोज। ड्राई कफ इन द इवनिंग एंड एट नाइट, मस्ट सिट अप इन बेड to get relief, and loose cough in the morning with copious mucus expectoration। मतलब कि कफ ड्राई होगा, मतलब कि कफ आएगा लेकिन नाइट और इवनिंग में एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा, ड्राई कफ होगा और उसको बेड से खड़ा होना पड़ेगा कफ से रिलीफ लेने के लिए। लेकिन पूरी रात वो एक्सपेक्टोरेशन एक्यूमुलेट हो जाएगा लंग्स में और ब्रोंकाइज में, और फिर सुबह बहुत ही कोपियस म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन जो है निकलेगा मॉर्निंग में। रात में ड्राई कफ होगा और मॉर्निंग में कोपियस म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा। थर्ड इज प्रेशर अपॉन द चेस्ट एंड सोरनेस। एक्सपेक्टोरेशन ब्लैंड, थिक, बिटर एंड ग्रीनिश। एक्सपेक्टोरेशन और इवन पल्साटिला के जो हर एक डिस्चार्जेस है वो हमेशा थिक, ग्रीनिश, येलोइश टाइप के एक्सपेक्टोरेशन है। लेकिन पल्साटिला में सिर्फ एक ही डिस्चार्ज ऐसा है जो कि थिक और ब्लैंड नहीं है, थिन और एक्सकोरिएटिंग है, वो है पल्साटिला का ल्यूकोरिया। लेकिन अभी हम यहाँ पे ब्रोंकिएक्टासिस की बात कर रहे हैं तो इसका एक्सपेक्टोरेशन थिक, बिटर और ग्रीनिश रहेगा। शॉर्ट ब्रीथ, एंजाइटी एंड पाल्पिटेशन व्हेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड के मुड़ने की वजह से उसके जो सिम्टम्स है उसमें एग्रावेशन आ रहा है। कंपैरिजन में आप फॉस्फरस लिख सकते हैं, फॉस्फरस में भी लेफ्ट साइड एग्रावेशन है। माइंड की बात की जाए तो कैंट में से लिया है माइंड। शी इज़ टीयरफुल, प्लेथोरिक एंड जनरली हैज़ लिटल क्रेडिट फॉर बीइंग सिक from her appearance, yet she is most nervous, fidgety, changeable, easily led and easily persuaded। मीन्स कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पल्साटिला इज़ टीयरफुल, हमेशा रोती रहती है। मीन्स कि विपिंग नेचर है उसका, छोटी छोटी बात में उसको विपिंग हो जाता है। प्लेथोरिक एंड जनरली हैज़ लिटल क्रेडिट फॉर बीइंग सिक, मतलब देखने से नहीं लगता है कि ये जो पेशेंट है वो एकदम सिक होगी। जनरली ओपीडी में अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं। कोई पेशेंट होता है जिसको देख के हमें लग जाता है कि इसको तो बहुत ही गहरी गंभीर बीमारी होगी, लेकिन ये पल्साटिला ऐसी नहीं है। पल्साटिला दिखने में एकदम फाइन लुकिंग, ब्यूटीफुल लुकिंग होगी। उसको देखने से कभी नहीं लगेगा कि वो सिक है, उसके अपीयरेंस से ये कभी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी वो मोस्ट नर्वस है, चेंजेबल टाइप की पर्सनालिटी है उसकी, इजीली हंसने लग जाएगी, इजीली विपिंग कॉन्स्टिट्यूशन में भी आ जाएगी। तो ये चेंजेबिलिटी ऑफ मेंटल एंड चेंजेबिलिटी इन फिजिकल सिम्टम ये हमेशा रन करती है इस मेडिसिन में। वाइल शी इज़ माइल्ड, जेंटल एंड टीयरफुल, येट शी इज़ रिमार्केबली इरिटेबल। मैंने अभी बताया ये माइल्ड, जेंटल और टीयरफुल भी है, लेकिन चेंज होके ये इरिटेबिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। मेलेंकोलिया, सैडनेस, विपिंग, डिस्पेयर, फैनेटिकल, फुल ऑफ नोशंस एंड विम्स, इमेजिनेटिव, एक्सट्रीमली एक्साइटेबल। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है पल्साटिला की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। विथ सच अ मेंटल स्टेट द जनरल स्टेट ऑफ द बॉडी इज़ वर्स इन वार्म रूम एंड रिलीव्ड बाय अ मोशन। मतलब कि मेंटल स्टेट के साथ साथ उसकी ये जनरल स्टेट है कि उसको बंद रूम में, वार्म रूम में अच्छा नहीं लगेगा, हम हमेशा उसे बाहर मोशन में अच्छा लगेगा। और आगे आपको आएगा एक सिम्टम जो कि है ओपन एयर एम्ब्लियोरेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टीयरफुल, सैड एंड डिस्पोडेंट, एम्ब्लियोरेटेड, वॉकिंग इन द ओपन एयर। मतलब कि उसको ओपन एयर एम्ब्लियोरेशन बहुत ही हाई ग्रेड का है पल्साटिला। और उसके बाद जो ओपन एयर एम्ब्लियोरेशन है वो टेबेकम है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओपन एयर एम्ब्लियोरेशन में टेबेकम भी है और ये पल्साटिला भी है। क्योंकि मटेरिया मेडिका में देखो थाउजेंड सिम्टम्स है, लेकिन जो उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है उसके डिफरेंशियल फीचर्स है जिसकी वजह से हम इस मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो सिम्टम्स आपको लिखने हैं और हाईलाइट करके दिखाने हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया माइंड। देन कॉन्स्टिट्यूशन, हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम में से लिया है। पर्सन ऑफ इंडिसिसिव, स्लो,
फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, सैंडी हेयर, ब्लू आइज़, पेल फेस, मैंने आगे ही बताया। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए तो वो एकदम ब्यूटीफुल लुकिंग होगा, ब्लू आइज़ होगी, सैंडी हेयर होगा। और अगर उसके नेचर की बात की जाए तो वो इनडिसिसिव है, स्लो है, मीन्स वो कोई भी अगर सर्कमस्टेंसेस आए जहाँ पे हमें एक बोल्ड डिसीजन लेना है वो डिसीजन नहीं ले पाएगी, वो स्लो कॉम्प्रिहेंशन में है। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है। देन अफेक्शन, माइल्ड, जेंटल, येल्डिंग डिस्पोजिशन, ये 3 वर्ड्स तो हमें रटे हुए हैं पल्सेटिला में, राइट। माइल्ड, जेंटल, येल्डिंग डिस्पोजिशन ऑफन इंडिकेटेड विथ वुमन एंड चिल्ड्रन। वुमेंस और चिल्ड्रन के डिजीज़ में इंडिकेटेड होती है, बट दैट डजंट मीन कि ये मैन में इंडिकेटेड नहीं होती है। अगर आपको पल्सेटिला मेंस के सिम्टम पढ़ने हैं तो वो आपको कैंट मटेरिया मेडिका में बहुत डिटेल में पल्सेटिला के मेन के सिम्टम भी लिखे हुए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे थेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर मटीरिया मेडिका के सब्जेक्ट में हमें अगर डिटेल में मेडिसिन लिखनी है तो हम उसके डिटेल में सारे सिम्टम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थेरापेटिक्स की बात हो रही है तो इसलिए हमें उस अप्रोच से लिखना होगा, ठीक है। वुमन इंक्लाइन टू बी फ्लैशी विथ स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी की हिस्ट्री हमेशा पल्सेटिला में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी ही मिलेगी। देन मोडालिटी एलेंस की नोट में से ली है कि एग्रावेशन कहाँ से होता है, इन वार्म क्लोज रूम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवनिंग एट ट्वाइलाइट, ऑन बिगिनिंग अ मूव, मतलब कि वो जब स्टार्टिंग करेगी मूवमेंट या मोशन का तो स्टार्टिंग में थोड़ा उसे एग्रावेशन होगा। लाइंग ऑन लेफ्ट on the painless side, very rich fat indigestible food and heat, and amelioration किससे होगा, in the open air। lying on painful side, अगर lying on painful side हमें और रेमेडी में कौन सी रेमेडी में दिखता है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ब्रायोनिया। कोल्ड एयर और कूल रूम, क्योंकि वार्म से एग्रावेशन है, बंद रूम से एग्रावेशन है और इसे ओपन एयर एमिलियोरेशन है तो जाहिर सी बात है कोल्ड एयर कूल रूम में भी उसको एमिलियोरेशन होगा। ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग, कोल्ड एप्लीकेशन, तो ये एमिलियोरेशन है इसका कोल्ड थिंग्स से। और ब्रैकेट में रेमेडी लिखी है कोल्ड एप्लीकेशन में काली म्यूरेटिकम। तो ये हमारी ख़त्म हो गई है पल्सेटिला। देखते हैं एक बार रिवाइज करते हैं कि क्लिनिकल इंडिकेशन में उसके एक्सपेक्टोरेशन जो है वो थिक बिटर ग्रीनिश लिखने हैं और उसका इवनिंग एंड नाइट में ड्राई कफ रहता है, लेकिन सुबह को ज़्यादा म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन रहता है। कैप्रिसियस होर्जिनेस, मतलब सिम्टम्स हमेशा कम्स एंड गो, आते हैं और जाते हैं। ओके, तो ये लिखना है आपको। माइंड तो आपको पता ही है, माइल्ड, जेंटल, येल्डिंग, वेपिंग डिस्पोजिशन है, चेंजेबल पर्सनालिटी होगी, एमिलियोरेटेड इन ओपन एयर। देन उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है और फिर मोडालिटी लिखनी है। डोंट वरी, नोट्स मैंने लिंक में दी है, आप शांति से 2-4 बार नोट्स पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। सेकंड है एंटिमटाट। रेस्पिरेटरी अफेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है एंटिमटाट। क्लिनिकल इंडिकेशन देखें तो सबसे पहला सिम्टम है रेटलिंग ऑफ म्यूकस विथ लिटल एक्सपेक्टोरेशन हैज़ बीइंग अ गाइडिंग सिम्टम, मतलब ये इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम है। क्या है रेटलिंग ऑफ म्यूकस, मतलब कि आपको अगर पता होगा कि ब्रोंकी एक्टासिस, ये डिजीज़ में ही जनरली ये होता है कि हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं उसमें एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन हो जाता है और हमारी जो ब्रोंकियल्स होती है वो एकदम डायलेट हो जाती है। तो यही सेम अगर प्योर ब्रोंकी एक्टासिस की पैथोलॉजी अगर सबसे ज़्यादा किसी में मिल रही है तो वो है एंटिमटाट में। रेटलिंग ऑफ म्यूकस, मतलब कि इतना ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो गया है म्यूकस का कि जब वो कफिंग या टोकिंग कुछ करेगा तो रेटलिंग होगा, म्यूकस में से आवाज़ आएगा, लेकिन एक्सपेक्टोरेशन वेरी लिटिल होगा। ये उसका डिफरेंशियल फीचर है क्योंकि उसके मसल्स में वीकनेस है, उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वीकनेस है। म्यूकस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है लेकिन एक्सपेक्टोरेट वेरी लिटिल हो रहा है, तो ये गाइडिंग सिम्टम है, ठीक है। कफिंग एंड गैपिंग कंसिक्यूटिवली, मीन्स कि कफिंग करता है फिर बीच में गैप्स आते हैं, फिर कफिंग फिर गैप्स। ब्रोंकियल ट्यूब्स ओवरलोडेड विथ म्यूकस, मैंने कहा ना कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होगा एंटिमटाट मेडिसिन में। कफ एक्साइटेड बाय ईटिंग विथ पेन इन चेस्ट एंड लेरिंग्स। रैपिड शॉर्ट डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, अभी इतना सारा अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ब्रीदिंग में तो डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी, तो रैपिड शॉर्ट डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग सिम्स एज इफ ही वुड सफोकेटेड। एडिमा एंड इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ लंग, देखो यहाँ पे वीकनेस, पैरालिसिस, ये सब भी रेमेडी में मिलेंगे, इसीलिए उसकी जो एक्सपेक्टोरेशन पावर है वो बहुत कम हो जाएगी और इसीलिए उसको लिटिल एक्सपेक्टोरेशन होगा। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर कैंट ने लिखे हैं तो हमें देख लेने चाहिए कि कैंट ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट दिए हैं एंटिमटाट के बारे में। एंटीमोनियम टाट has weakness and lack of reaction, hence we see it is suitable in those cases present with state of so feeble takes upon a passive और relaxed state। मैंने कहा ना कि ये बहुत ही वीकनेस वाली रेमेडी है, इसके मसल्स और इसकी पूरी इकोनॉमी एकदम वीक हो जाएगी, रिलैक्स्ड स्टेट में होगी
और इसीलिए ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा सूट करेगी जिसका वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका रिलैक्स्ड और एकदम पैरालिटिक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है. हिज चेस्ट इज़ फुल ऑफ म्यूकस, ही इज़ सफोकेटिंग एंड ही इज़ रियली पासिंग अवे, डाइंग फ्रॉम कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपल्सिव पावर. मतलब कि ये इंपॉर्टेंट सिम्टम इन्होंने लिखा हुआ है कि चेस्ट इतना फुल ऑफ म्यूकस हो जाएगा कि उसको बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सफोकेटिव फीलिंग होगी, इवन उसकी डेथ तक की स्टेट चली जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा और एक्सपल्सिव पावर उसके पास है नहीं. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में एकदम रिटेंशन हो जाएगा. तो इसलिए उन्होंने लिखा है डाइंग फ्रॉम कार्बनिक एसिड पॉइजनिंग ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपल्सिव पावर. राइट. तो ये कैंट ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टेट्समेंट दिए हैं. मेन हमें ये सबसे इतना पता चलता है कि ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा लेकिन जो एक्सपेक्टोरेशन है वो कम निकलेगा. तो सारे सिम्टम ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम के इर्द गिर्द घूमेंगे. ठीक है. मोडालिटी है एग्रावेशन इन डैम्प कोल्ड वेदर, लाइंग डाउन एट नाइट, वार्म ऑफ रूम, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग. मतलब कि कोई वेदर का चेंज हो के अगर स्प्रिंग की सीज़न आती है तो ज़्यादा इसको एग्रावेशन आएगा. एमेलियोरेशन है कोल्ड ओपन एयर, सिटिंग अपराइट, एक्सपेक्टोरेशन करने से उसको बहुत एम्लियोरेशन मिलेगा, उसके सफोकेशन में भी एम्लियोरेशन मिलेगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा इतना ज़्यादा. लेकिन अगर कर लिया एक्सपेक्टोरेशन तो उसको बहुत एम्लियोरेशन होगा. लाइंग ऑन दी राइट साइड. ब्रैकेट में भी कुछ मेडिसिन लिखी हुई है, अगर आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं अपने मटीरिया मेडिका खोल के. थर्ड मेडिसिन इज़ सिलीशिया. ओके. सिलीशिया का क्लिनिकल इंडिकेशन देखें तो कोल्ड, फेल्स टू येल्ड, स्पुटम परसिस्टेंटली म्यूकोपुरुलेंट एंड प्रोफ्यूज. मतलब कि ये जो सिलीशिया है उसमें अगर जनरल कोई स्टेट है तो वो है सुपुरेटिव स्टेट. कोई भी जगह पे बॉडी में डिजीज़ होगा तो वहाँ पे सुपुरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो बस यही जो स्टेट है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम में भी होगी कि स्पुटम परसिस्टेंटली म्यूकोपुरुलेंट एंड प्रोफ्यूज, स्लो रिकवरी आफ्टर निमोनिया. मतलब कि कोई भी अगर डिजीज़ हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके कारण एकदम रिकवरी उसकी स्लो होगी. इतनी फास्ट रिकवरी या फिर एक्यूट मेडिसिन नहीं है, ये क्रोनिक मेडिसिन है, ये स्लो मेडिसिन है. कफ एंड सोर थ्रोट विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लिटल ग्रेन्यूल्स लाइक शॉट विच वैन ब्रोकन स्मेल्स वेरी ऑफेंसिव. अब देखो ऑफेंसिवनेस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि सुपुरेशन और पस फॉर्मेशन हो रहा है. मतलब कि उसका एक एक्सपेक्टोरेशन एकदम लिटल ग्रेन्यूल्स, मतलब कि छोटे छोटे जो लम्प्स निकलते हैं इससे लम्प टाइप के ग्रेन्यूल्स निकलेंगे और अगर उसको ब्रेक किया जाए तो बहुत ही वेरी ऑफेंसिव स्मेल उसमें से आएगी. कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन इन डे, ब्लडी और पुरुलेंट. सफोकेटिव स्टेज सुपुरेटिव स्टेज ऑफ एक्सपेक्टोरेशन. सुपुरेशन ये पूरी मेडिसिन में रन कर रहा है, तो जहाँ भी आप सुपुरेशन का वर्ड यूज़ करें अंडरलाइन करना मत भूलेगा. स्टिचेस इन चेस्ट थ्रू टू बैक, वायलेंट कफ व्हेन लाइंग डाउन विथ थिक येलो लंपी एक्सपेक्टोरेशन. तो ये हमने क्लिनिकल इंडिकेशन देख लिया है. और सुपुरेशन म्यूकोपुरुलेंट, डिस्चार्ज के बारे में लिखना मत भूलिएगा. डिस्चार्ज और एक्सपेक्टोरेशन इसका इम्पोर्टेंट है. ठीक है. देन अगर माइंड की बात की जाए तो सिलीशिया स्टेट इज़ फाउंड इन ड्रेड ऑफ फेलियर. वो एक लो कॉन्फिडेंस वाली रेमेडी है. जैसे कि और कौन सी है लो कॉन्फिडेंस वाली रेमेडी, जैसे कि लाइकोपोडियम अगर आपको पता हो तो बस. तो यहाँ पे भी सिलीशिया में भी ड्रेड ऑफ फेलियर है. वो अगर कोई वर्क करना चाहेगा तो उसका आउटकम के बारे में ओवर थिंकिंग कर लेगा कि अगर व्हाट इफ़ आई एम फेल, मतलब मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा. तो ये है सिलीशिया की स्टेट. इफ़ ही हैज़ एनी अनयूजुअल मेंटल टास्क टू परफॉर्म ही फियर्स ही विल मेक अ फेलियर ऑफ इट येट ही डज इट वेल. मतलब कि कोई अगर अनयूजुअल मेंटल टास्क, मतलब कि कोई ऐसा टास्क जो वो यूजुअली नहीं करता है और उसके लिए डिफ़िकल्टी वाला कोई अगर उसको मेंटल टास्क दिया तो वो उसको फियर होगा कि मतलब मैं कैसे कर पाऊँगा ऐसा काम, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो फेल हो जाऊँगा. लेकिन अगर वो करता है तो वो बहुत ही अच्छे से कर सकता है. येट ही डज इट वेल, मतलब कि कैपेबिलिटी है उसमें लेकिन फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है. दिस इज़ द अर्ली स्टेट. ऑफ कोर्स दिस कम्स टाइम व्हेन ही कैन नॉट परफॉर्म द वर्क विद एक्यूरेसी एंड स्टिल ही मे नीड सिलीशिया. मतलब कि अर्ली स्टेट में क्या होगा कि उसकी कैपेबिलिटी है फिर भी सिर्फ मेंटली ऐसा उसको डिल्यूजन है कि वो फेल हो जाएगा. लेकिन धीरे धीरे ये स्टेट इतनी डीपर हो जाएगी कि फिर वो अपनी एबिलिटीज़ को भी खो देगा. तो अर्ली स्टेट में एबिलिटीज़ है उसके पास लेकिन मेंटल लेवल पे उसको फेलियर का फियर है. लेकिन बाद में एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन ही कैन नॉट परफॉर्म द वर्क विथ एक्यूरेसी एंड स्टिल ही मे नीड सिलीशिया. इट इज़ द नेचुरल कॉम्प्लीमेंट एंड क्रोनिक ऑफ पल्साटिला. अगर आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है सिलीशिया के बारे में कि पल्साटिला की क्रोनिक रेमेडी कौन सी है, अगर वाइवा में भी कभी पूछे तो बोलना सिलीशिया.
कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, स्पेशली सूटेड फॉर चिल्ड्रन, लार्ज हेड, ओपन सूचर्स, मस्ट स्वेट अबाउट हेड एंड लार्ज बेलीज। ये एक उसका यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि ऐसे चिल्ड्रन में अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पे ब्रोंकिएक्टासिस थेराप्यूटिक्स देख रहे हैं, तो अगर ब्रोंकिएक्टासिस की बात की जाए, ब्रोंकिएक्टासिस में क्या होता है, म्यूकस ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है और ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाती है। तो अगर चिल्ड्रंस में ये बहुत प्रॉब्लम होती है म्यूकस एक्यूमुलेशन की, और वो चिल्ड्रन का लार्ज हेड है, उसके सूचर्स ओपन रह गए हैं और स्वेट अबाउट हेड, लार्ज बेलीज, अगर इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सिलीशिया सोच सकते हैं। नर्वस इरिटेबल पर्सन, प्रोफ्यूज सलाइवा, डायरिया, नाइट स्वेट, उसके जो डिस्चार्जेस है वो एकदम प्रोफ्यूज होंगे। आगे हमने एंटीम टार्ट में देखा था कि डिस्चार्ज बहुत कम निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज पुरुलेंट होंगे, सुपोरेटिव वाले होंगे और प्रोफ्यूज भी होंगे। स्क्रोफिलस डायथेसिस, रकाइटिक एनीमिक कंडीशन अनकैरिस, मतलब कि उसकी बोन्स में भी डिफॉर्मिटी पहले से ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगी। रकाइटिक एनीमिक कंडीशन अनकैरिस, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेकाइटिक चिल्ड्रन, ये कल्केरिया काब में भी है, आप अगर आपको याद हो तो कंपेयर करना ज़रूर बुक में से वीडियो देखने के बाद। ओवर सेंसिटिव, इम्परफेक्टली नरिश्ड, नॉट फ्रॉम वॉन्ट ऑफ फूड बट फ्रॉम इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, मतलब कि वो उसका माल नरिशमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फूड अच्छे से नहीं ले रहा है, फूड तो ले रहा है लेकिन एसिमिलेशन में ही प्रॉब्लम है। तो ये भी एक इसके कारण एनेमिक कंडीशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया कि चिल्ड्रन का ओपन फ्रंट एनालिस होता है, लार्ज बेलीज होता है और उसका लार्ज हेड होता है, स्वेटिंग भी ज़्यादा होता है और इवन हर टाइप के डिस्चार्ज इसमें ज़्यादा होते हैं, सलाइवा, डायरिया, स्वेट्स, ओके। एंड देन एनेमिक रकाइटिक वाला पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। मोडालिटीज़ की बात की जाए तो एग्रावेशन, न्यू मून इन मॉर्निंग फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस, अनकवरिंग डैम्प एंड कोल्ड। देखो कुछ मेडिसिन्स मटरेमेडिका में ऐसी है जो बहुत ही चिलीएस्ट मीन्स हाई लेवल की चिली रेमेडी है। ऐसी दो रेमेडी है हमारे मटरेमेडिका में जो हाई लेवल की चिली है, एक है सिलीशिया और दूसरी है सुराइनम। तो एग्रावेशन में सिलीशिया में कोल्ड वाला पॉइंट आना ही चाहिए। न्यू मून इन मॉर्निंग फ्रॉम वॉशिंग, ये मेंसिस वाला, लेकिन ये अनकवरिंग डैम्प कोल्ड ये आना चाहिए क्योंकि ये चिलीएस्ट रेमेडी है। एमेलियोरेशन फ्रॉम वार्मथ, रैपिंग अप हेड, मतलब कि उसको हेड के ऊपर से अगर ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर आ गया ना, थोड़ा सा मतलब एक हवा की लहर की भी आ गई तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो अपना हेड भी रैप करके रखता है, इतना चिली है। समर इन वेट और ह्यूमिड वेदर, वेट और ह्यूमिड वेदर, इवन समर मतलब समर के टाइम पे गर्मियों में उसको अच्छा लगता है। देन दी फोर्थ रेमेडी विच इज़ आर्सेनिक एल्बम। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन अगर आप उसको पूरी देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। 7 मेडिसिन्स मैंने डिस्कस की है, 3 अभी हमने ख़त्म कर ली है और चौथी में पहुँचे हैं, ठीक है। आर्सेनिक एल्ब, क्लिनिकल इंडिकेशन अनेबल टू लाई डाउन, फियर्स सफोकेशन। ये फियर वाला जो है वो उसकी पूरी इकोनॉमी में ही रन कर रहा होता है, उसको कोई भी अगर बीमारी होगी तो वो फियर में आ जाएगा कि अब तो वो मर जाएगा, और ये सब फियर वाले सिम्टम हम देखेंगे मेंटल सिम्टम में, लेकिन उसकी पूरी इकोनॉमी में ये फियर वाला वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो अनेबल टू लाई डाउन, फियर सफोकेशन, एयर पैसेजेस कॉन्स्ट्रिक्टेड, बर्निंग इन चेस्ट, सफोकेटिव केटर। बर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है क्योंकि आपको पता होगा बर्निंग का जो ट्रायो है उसमें है आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड सल्फर, तो आर्सेनिक में बर्निंग वाला सिम्टम भी लिखना है आपको। कफ वर्स आफ्टर मिडनाइट, ये एक स्ट्रॉन्ग मोडालिटी है आर्सेनिक की, मिडनाइट एग्रावेशन। वर्स लाइंग ऑन बैक, एक्सपेक्टोरेशन स्केंटी फ्रोदी, डार्टिंग पेन थ्रू अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग। डार्टिंग पेन मीन्स एकदम सडन शूटिंग पेन आ जाएगा अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग, तो ये क्लिनिकल इंडिकेशन है। देन यहाँ पे है वीजिंग रेस्पिरेशन, बर्निंग, हीट ऑल ओवर, हीट वाला सिम्टम भी आना चाहिए क्योंकि ये बर्निंग का ट्रायो की मेडिसिन है। कफ ड्राई इज़ फ्रॉम सल्फर फ्यूम्स आफ्टर टेकिंग, मतलब कि सल्फर फ्यूम अगर कोई सूंघ ले तो उसको एकदम ड्राई कफिंग चालू हो जाएगा। ऐसा टाइप का ड्राई कफिंग आर्सेनिक में देखने को मिल सकता है आफ्टर ड्रिंकिंग। माइंड की बात की जाए तो माइंड में देखो 3 वर्ड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पैराग्राफ में आप देख रहे हैं एंजाइटी, सेकंड में है रेस्टलेसनेस और थर्ड में है प्रोस्टिट्यूशन। ये तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। द एंजाइटी दैट इज़ फाउंड इन आर्सेनिक इज़ इंटरमिगल्ड विथ फियर, मतलब कि एंजाइटी फियर के साथ मिक्स हुई होगी, विथ इम्पल्स, विथ सुसाइडल इंक्लिनेशन, विथ सडन फ्रैक्स एंड विथ मेनिया। मतलब कि एंजाइटी होगी, किसके साथ मिक्स होगी, फियर, अलग अलग इम्पल्सिस, विथ सुसाइडल इंक्लिनेशन, इवन विथ मेनिया तक भी वो एंजाइटी पहुंच सकती है। द एंजाइटी टेक्स फॉर्म ऑल्सो इन रेस्टलेसनेस, और वो एंजाइटी रेस्टलेसनेस में भी कन्वर्ट हो सकती है, इन विच ही कॉन्स्टेंटली मूव। दिस स्टेट प्रिवेल्स इन ऑल डिजीज
इंटरमिगल्ड विथ प्रोस्ट्रेशन, और लास्ट में एक ऐसी स्टेट आएगी रेस्टलेस में से वो प्रोस्ट्रेशन में चला जाएगा। फिर वो देखो रेस्टलेसनेस में ये वाला पॉइंट लिखा है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, लेकिन वो इनिशियल स्टेट में होगा। लास्ट में जब उसकी पूरी इकोनॉमी में प्रोस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके माइंड में एंजाइटी तो रह जाएगी, रेस्टलेसनेस भी रह जाएगी, लेकिन प्रोस्ट्रेशन इतना होगा कि वो मूव कर ही नहीं सकता। इसलिए कैंट ने भी ये सिम्टम लिखा हुआ है कि वो फिजिकली टू वीक टू मूव, मतलब प्रोस्ट्रेशन इतना हो गया कि वो मूव नहीं कर पाएगा। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, प्रोस्ट्रेशन, बर्निंग इन कैडावरिक ऑर्डर, अगर ये सारे सिम्टम्स के कॉम्बो एक पेशेंट में मिल रहे हैं तो आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। मोडालिटी मेन एकदम इम्पोर्टेंट मोडालिटी है एग्रावेशन आफ्टर मिडनाइट और मिड डे एग्रावेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है 1 to 2 AM और PM। अगर मिड डे और मिड नाइट दोनों में अगर एग्रावेशन है तो आर्सेनिक हो सकती है फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड, व्हेन लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड और विथ हेड लो। अगर वो सोया हुआ है और उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसका हेड लो है तो उसको प्रॉब्लम होगी। और हेड को हाई कर देगा, मतलब थोड़ा सा सर ऊपर रख के सोएगा, 2-3 तकिए ज़्यादा लग के सोएगा तो फिर उसको एम्ब्लियोरेशन होगा। लेकिन आर्सेनिक की इंपॉर्टेंट मोडालिटी एग्रावेशन है मिडनाइट वाला और ये कोल्ड थिंग्स वाला, क्योंकि आर्सेनिक जो है चिली रेमेडी है। भले ही आर्सेनिक में बर्निंग वाला सिम्टम प्रिवेलिंग है, लेकिन वो रेमेडी चिली है, मतलब कि पर्सन को कोल्ड से एग्रावेशन है। एमेलियोरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल विच इज़ रिवर्स ऑफ सिकल कोर। देखो और एक अलग सिम्टम लिखा है फ्रॉम हीट इन जनरल एक्सेप्ट हेडेक विच इज़ टेम्पररीली रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथिंग, बर्निंग पेन रिलीव्ड बाय हीट। मतलब कि देखो रिलीव्ड उसको हीट से मिल रहा है, लेकिन एक हेड वाला सिम्टम है जो टेम्पररीली कोल्ड से रिलीव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट मोडालिटी है कि उसको हेड के सिम्टम कोल्ड से रिलीव होंगे, लेकिन बाकी जनरल सिम्टम्स हीट से रिलीव होंगे। देन फिफ्थ रेमेडी इज़ द कैप्सिकम। कैप्सिकम भी बहुत अच्छी पर्टिकुलर रेमेडी है। क्लिनिकल इंडिकेशन देख लेते हैं बोरिक में से। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट, ये कॉन्स्ट्रिक्शन वर्ड यूज़ होना चाहिए कैप्सिकम मेडिसिन में, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट अरेस्ट ब्रीदिंग, मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, उसके लंग्स या उसकी चेस्ट सही से एक्सपांड नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए अरेस्ट ब्रीदिंग लिखा है। हॉर्जिनेस एंड पेन एट एपेक्स ऑफ हार्ट, ये पेन की एक कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन है जो कैप्सिकम में इंपॉर्टेंट है। पेन एट एपेक्स ऑफ हार्ट और इन द रिब रीजन, वर्स टच, ड्राई हैकिंग कफ, एक्सपेलिंग एंड ऑफेंसिव ब्रीथ फ्रॉम द लंग। ये एक्चुअली ब्रोंकिएक्टासिस का डिजीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि म्यूकस एक्सेसिव अक्यूमुलेट हो जाता है और वो एकदम ऑफेंसिव टाइप का हो जाता है। तो यही सेम सिम्टम हमें कैप्सिकम में भी मिल रहा है। ड्राई हैकिंग कफ, एक्सपेलिंग एंड ऑफेंसिव ब्रीथ फ्रॉम लंग, डिस्पनिया फील्स एज इफ चेस्ट एंड हेड वुड फ्लाई टू पीसीस, ये भी एक यूनिक सिम्टम है। एक्सप्लोजिव कफ, थ्रेटनिंग गैंग्रीन ऑफ लंग, देखो कितनी लेवल की पैथोलॉजी वो जा रही है कि थ्रेटनिंग गैंग्रीन ऑफ लंग में भी हम ये रेमेडी दे सकते हैं। पेन इन डिस्टेंट पार्ट ऑन कफिंग, ब्लेडर, लेग्स, ईयर एक्सेट्रा, ये भी एक अलग सिम्टम है और यूनिक सिम्टम है। वो कफिंग करेगा तो उसका जो पेन है वो डिस्टेंट पार्ट में भी होगा, ब्लेडर्स में होगा, लेग्स में होगा, ईयर्स में होगा, राइट। तो क्लिनिकल इंडिकेशन में देख लिया हमने। कॉन्स्ट्रिक्शन लिखना है आपको और उसकी पेन की जो एक लोकेलिटी है वो लिखनी है। ऑफेंसिव ब्रीथ फ्रॉम लंग लिखना है और बाकी 2-4 यूनिक सिम्टम है, जैसे कि ये चेस्ट और हेड वुड फ्लाई टू पीसीस वाला, एंड ये थ्रेटनिंग गैंग्रीन, एंड देन डिस्टेंट पार्ट ऑफ मतलब डिस्टेंट पार्ट में पेन होता है जब कफिंग होती है उसे। माइंड देखे तो एक वर्ड आपको आना चाहिए हमेशा माइंड में, वो है होम सिकनेस। होम सिकनेस का मतलब क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, वो अपनी दुनिया में इतना खुश होते हैं कि जब वो चेंज होता है और उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम आता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है या फिर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहने दिया जाए तो उसका कंफर्ट जोन उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वो जो घर की दुनिया है वो उसका कंफर्ट जोन है। लेकिन अब वो कंफर्ट जोन से बाहर आ गई है, घर से दूर, फैमिली से दूर, हॉस्टल में जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन डिजीज़ अलग अलग होने लग जाएंगे। तो ये होती है होम सिकनेस। तो ये होम सिकनेस वाला सिम्टम कैप्सिकम में इंपॉर्टेंट है। इन द मेंटल स्टेट देयर इज़ नो मोर स्ट्राइकिंग थिंग देन दिस सिम्टम, मतलब कि होम सिकनेस जितनी स्ट्राइकिंग सिम्टम और कोई नहीं है इस मेडिसिन में। अ सिकनेस लाइक होम सिकनेस रन थ्रू द रेमेडी एंड अकम्पनीड बाय रेड चिक्स एंड स्लीपलेसनेस, फियरफुलनेस। देखो होम सिकनेस के कारण उसके फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, स्लीपलेसनेस, फियरफुलनेस, और उसके अपीयरेंस में अगर आप देखोगे तो रेड चिक्स मिलेगा।
मतलब कि प्लेथोरिक टाइप का अपीयरेंस है उसका। द कैप्सिकम माइंड इज़ ऑलमोस्ट ओवरवेल्म्ड बाय परसिस्टेंट थॉट ऑफ सुसाइड। उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू किल हिमसेल्फ, ही रेजिस्ट द थॉट्स एंड येट दे परसिस्ट एंड ही इज़ टॉर्मेंटेड बाय दिस थॉट। देखो अभी सुसाइडल थॉट्स वाली तो बहुत सारी मेडिसिन अपने मटेरिया मेडिका में है, लेकिन वो सुसाइडल थॉट्स किस तरह के आते हैं उसकी अलग अलग इंडिकेशन है। देखो जिस यहाँ पे कैप्सिकम में सुसाइडल थॉट तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे कुछ डिफरेंट नहीं है कि ये तो अलग अलग मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन में है, आर्सेनिक में है, ओरम मेटालिकम में भी है, और बहुत सारी सिफिलिटिक रेमेडीज़ में भी होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अपने आप को मारना नहीं चाहती है, वो अपने थॉट को रेजिस्ट करना चाहती है, उससे रोकना चाहती है, लेकिन फिर भी वो थॉट उसके माइंड में रहता है और वो परेशान हो जाती है ये थॉट से। तो ये है कैप्सिकम का सुसाइडल थॉट्स। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो लाइट हेयर, ब्लू आइज, फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड इन पर्सन ऑफ लेग्स फाइबर एंड मसल्स एंड लेस फ्रिक्वेंटली इन दोज ऑफ टेंस फाइबर। मतलब कि जो लेग्स फाइबर होती है, जिसकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेचिंग कर पाती है, तो ऐसे लेग्स फाइबर वाले मसल वाले इंसान में ये ज़्यादा सूटेबल है रादर देन टेंस फाइबर। चिल्ड्रन हु आर ऑलवेज चिल्ली, रिफ्रैक्टरी, क्लमजी, गाउटी इंडिविजुअल, और गाउटी और हेमरोइडल कॉन्स्टिट्यूशन, ये पर्सन को हिस्ट्री होगी, गाउटी डिपॉजिट्स होते हैं जॉइंट्स में उसकी, और हेमरोइड्स के भी। तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइट हेयर, ब्लू आइज, फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड किस में होती है, लेग्स फाइबर वाले में, टेंस फाइबर में कम इंडिकेटेड होती है। चिल्ड्रन ऑलवेज चिल्ली, रिफ्रैक्टरी एंड क्लमजी होते हैं। गाउटी और हेमरोइड्स की उसको हिस्ट्री मिलेगी। मोडालिटीज़ देखें तो मैंने बहुत देखी मोडालिटीज़, लेकिन एलन या कैंट में मोडालिटीज़ लिखी नहीं हुई थी, मीन्स सेपरेटली उसका सेक्शन नहीं दिया था, लेकिन बोरिक ने लिखी हुई थी। वर्स ओपन एयर अनकवरिंग ड्राफ्ट, क्योंकि ये चिली रेमेडी है, हमने आगे ही देखा। ये देखो, ये चिल्ड्रन हुआ ऑलवेज चिली ये लिखा हुआ है, तो इसलिए वर्स कहाँ पे होगा, अनकवरिंग से वर्स होगा, ड्राफ्ट ओपन एयर, बेटर होगा ईटिंग और फ्रॉम हीट से। अब 6th रेमेडी पढ़ते हैं बेसिलिनम। ये एक फुल ड्रग पिक्चर नहीं है और इतनी ऑथेंटिक मेडिसिन नहीं है, इसीलिए ये ऑथेंटिक बुक्स में मुझे मिला नहीं इसका इतना ज़्यादा कंटेंट, मीन्स बोरिक या फिर एलन स्किनोट या कैंट की बुक में इतना सारा बेसिलिनम का नहीं मिला था, लेकिन क्लार्क की जो क्लिनिकल डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका है उसमें मुझे इसका कंटेंट मिला है, तो वहाँ से मैंने उसका पूरा कंटेंट लिया है। क्योंकि ये बेसिलिनम जो कफ शेकिंग पेशेंट मोर ड्यूरिंग स्लीप बट इट डिड नॉट वेकन हिम, मतलब कि हाँ जाओ 1 मिनट। स्लाइट टीडियस हैकिंग कफ, उसका जो कफ होगा एकदम हैकिंग होगा, अंदर से उसको झकझोर के रख देगा, इसीलिए लिखा हुआ है शेकिंग पेशेंट। स्लीप में भी ज़्यादा कफ होंगे, लेकिन उसको वेकन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें स्लीपीनेस है। प्रिकिंग इन लेरिंग्स विथ सडन कफ, कफ वेकिंग हिम नाइट, ईजी एक्सपेक्टोरेशन, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। एंटिमटार्ट में हमने क्या देखा था कि वो एक्सपेक्टोरेशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बेसिलिनम में इंपॉर्टेंट है कि ईजी एक्सपेक्टोरेशन, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ नॉन विसीड, ईजिली डिटेच, थिक फ्लेगम फॉर एयर पैसेज, मतलब कि एयर पैसेज में थिक म्यूकस वहाँ जमा हो गया होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा अटैच नहीं हुआ होगा कि उसको निकालने में प्रॉब्लम हो, इजीली वो डिटेच हो जाता है और एक्सपेक्टोरेट हो जाता है। शार्प पेन internal scapula, aggravation lying down in bed at night and amelioration by warmth। डॉक्टर ये देखो, ये एक डॉक्टर है, अभी मैंने क्लार्क में से ये सिम्टम लिए, तो क्लार्क ने ये डॉक्टर के बारे में लिखा हुआ है। डॉक्टर कैर्टियर हैज़ फाउंड इट पर्टिकुलरली यूजफुल इन केसेस वेयर देर वॉज एक्सेसिव म्यूकोपुरुलेंट ब्रोंकियल सिक्रीशन थ्रेटनिंग टू ओक्लूड द लंग, मतलब कि अभी बताया यहाँ पे कि एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रीशन होगा और उसका एक्सपेक्टोरेशन भी ईजी है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन भी करेगा। तो डॉक्टर कैर्टियर ने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये लिखा है कि ब्रोंकियल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा कि वो पूरे के पूरे लंग्स को भी ऑक्लूड कर सकता है। माइंड देखे, ये सब मैंने क्लार्क में से ही लिया हुआ है। हाँ, माइंड भी टेकिटन, सल्की, स्नेपी। टेकिटन सल्की मीन्स कि वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होगा, रिजर्व्ड रहेगा, माइंड में ही अपने थॉट्स होंगे, बाहर कम निकालेगा। स्नैपी, प्रेटी, इरिटेबल, मोरोज, डिप्रेस, मेलनकोलिक इवन टू इंसेनिटी, मतलब वो ऐसे चुप चुप रहने वाला इंसान है। मोरोज मतलब दुखी दुखी रहने वाला इंसान होगा। फ्रेटफुल, एलिंग, वाइन्स एंड कंप्लेंट। वेन्स मीन्स कंप्लेंट, मीन्स की वाइन्स मीन्स वो ऐसे रोते रोते अपने कंप्लेंट बताएगा। वो जो होता है ना मोर्निंग, ग्रोनिंग, वो करते हैं, अजीब अजीब आवाज़ निकाल के रोते रोते अपने कंप्लेंट बोलते हैं वो। माइंड गिवन टू बी फ्राइटेंड पर्टिकुलरली बाय डॉग्स, और उसको डॉग से भी फियर होगा। जनरलिटीज़ देखें तो ग्रेट वीकनेस, डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड,
उसकी पूरी इकोनॉमी में वीकनेस होगी, उसको कोई डिस्टर्ब करे ये उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एकदम रिजर्व्ड टाइप की पर्सनालिटी है। देखो यहाँ पे टेकिटन सल्की मीन्स कि वो इतना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता है, वो अपनी दुनिया में खुश रहना चाहता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई बेसिलिनम। 7th है कार्बोवेज, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, लास्ट रेमेडी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लिनिकल इंडिकेशन है स्पाज्मोडिक कफ, ब्लूइश फेस, ऑफेंसिव एक्सपेक्टोरेशन। अभी 2-4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं कार्बोवेज में। कार्बोवेज में हमेशा ऑफेंसिवनेस मिलेगी उसके हर डिस्चार्ज में, और ब्लूइश फेस होगा, कोल्डनेस होगी पूरी बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी अभी लास्ट ये जो बहुत ही एज्ड पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा अच्छे से इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि बहुत जो एज वाले पर्सन होते हैं जो थोड़े से बुढ़े हो गए हैं 50-60 ईयर्स की जो उनकी अराउंड लाइफ है, वहाँ पे डिजीज़ एकदम एंड स्टेज पे चली गई होती है, हमारी पूरी इकोनॉमी एकदम डिस्ट्रक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसकी पूरी वेनस सिस्टम में कंजेशन हो जाएगा, तो सर्कुलेशन में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो ये एकदम एंड स्टेज डिजीज़ वाली मेडिसिन है, तो इसीलिए ब्लूइश फेस हो जाएगा, ऑफेंसिव एक्सपेक्टोरेशन निकलेगा, ब्रीथ कोल्ड, मस्ट बी फैन, ये उसका एक यूनिक एंड इम्पोर्टेंट फीचर है, उसको फैनिंग से बहुत आराम मिलता है, उसको हमेशा फैनिंग चाहिए। हेमरेज फ्रॉम लंग्स, होर्जीनेस वर्स इवनिंग, वीजिंग एंड रेटलिंग ऑफ म्यूकस इन चेस्ट, ओकेजनल स्पेल्स ऑफ लॉन्ग कफिंग अटैक्स, कफ विथ बर्निंग इन चेस्ट। बर्निंग इन चेस्ट, अभी बर्निंग उसका जनरल सिम्टम भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेनस कंजेशन हो रहा है उसकी पूरी बॉडी में, तो ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इसलिए बर्निंग और हीट जनरेट होती है उसकी बॉडी में, तो इसकी वजह से बर्निंग हमें सिम्टम मिलेगा। कंप्लेंट इन एज्ड विथ ब्लू स्किन, मैंने बताया कि ये एज्ड इंडिविजुअल में ज़्यादा असरकारक रेमेडी है। जनरली ये रेमेडी लास्ट ऑप्शन के तरीके पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एकदम एंड स्टेज डिजीज़ अगर किसी की पहुंच गई है और यहाँ पे हम ये मेडिसिन दे दें तो वो पेशेंट की जान भी बचा सकती है, तो इसीलिए उस तरह के सिम्टम हमें यहाँ पे क्लिनिकली लिखने हैं, ठीक है। माइंड की बात की जाए तो द होल मेंटल स्टेट लाइक द फिजिकल इज़ स्लो, मतलब कि फिजिकली सब कुछ स्लो चल रहा था, स्लगिश चल रहा था, सर्कुलेशन भी स्लगिश है उसका, मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसी तरह मेंटल भी एकदम मेंटल स्टेट भी स्लो होगी, ये स्लो वर्ड आपको लिखना है। The mental operation are slow to think, sluggish, stupid, lazy, cannot whip himself into activity or rouse a desire to do anything, मतलब कि वो कुछ एक्टिविटी करने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने आप में ऐसा डिज़ायर ही नहीं है कि उसको कुछ लाइफ में करना है, नहीं करना है, वो अभी थक गया है अपनी लाइफ से, अपनी डिजीज़ से, वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड डोज। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो चिल्ड्रन, अभी देखो मैंने ऐसा बताया कि आगे की एज्ड इंडिविजुअल में ये ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो फिर ये मतलब ऐसे लिटरली मत ले लेना कि ये ज़्यादा एज वाले पेशेंट में ही देंगे, छोटे एज वाले पेशेंट में नहीं देंगे। एज का मतलब ये है कि जनरली एंड स्टेज जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो एज्ड पर्सन में ज़्यादा होती है इसलिए, लेकिन अगर चिल्ड्रन में भी हमें कोई ऐसी डिजीज़ मिल जाए जो एंड स्टेज डिजीज़ पहुँच गई है, जहाँ पर हमें कोई दूसरी एक्यूट मेडिसिन का स्कोप नहीं दिख रहा है, तो इससे कोई भी एज में अगर इस तरह के डिजीज़ के इंडिकेशन मिल रहे हैं, स्लगिश इकोनॉमी मिल रही है, तो वो भी हम दे सकते हैं ये मेडिसिन, ठीक है। चिल्ड्रन आफ्टर एग्जॉस्टिंग डिजीज़, मतलब कि उसको बार बार कोई डिजीज़ हो रहा है और उसकी इकोनॉमी और उसका ऑर्गेनिज्म एग्जॉस्ट हो चुका है। वाइटल पावर्स लो, वेनस सिस्टम प्रेडोमिनेंट्स, मैं बार बार अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, वेनस सिस्टम में कंजेशन है इस रेमेडी में। ओल्ड पीपल विथ क्रॉनिक सफरिंग, मोडालिटीज़ है एग्रावेशन फ्रॉम फैट फूड, बटर, एब्यूज़ ऑफ क्विनाइन बार्क एंड मर्क्यूरी, मतलब जो भी हाई रिच फूड होते हैं फैटी फूड, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। एंड देन फ्रॉम सिंकिंग और रीडिंग अलाउड, क्योंकि यहाँ पे एक्सर्शन होगा इन वार्म डैम्प वेदर, तो ये सबसे एग्रावेशन है। एम्लियोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग फैंड एंड फ्रॉम एक्सपेक्टोरेशन। तो ये हमने देखी ब्रोंकिएक्टासिस की 7 रेमेडीज़, मैंने आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2-4 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद रह जाएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक के आपको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स चाहिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।